मेरी सांसें चढ़ी हुई थी। मैं बेतहाशा भागे जा रहा था। चारों तरफ घंघोर अंधेरा छाया हुआ था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस दिशा में भागूं। सूखी लंबी घास की सरसराहट गूंजने लगी। झिंगूर भी पीछे नहीं रहे। नदी की तट की ओर से आ रही मेंढकों की टटर, जिसमें झिंगुरों की आवाज़ें धीमे और अजीब स्वर में गूंजने लगीं। नदी पर बने पुराने लकड़ी के पुल, जिसे पार करके मैंने किसी गांव की सीमा में प्रवेश कर लिया था। गांव की बाहरी सीमा पर टूटी फूटी पुरानी बेजान झोपड़ी सांझ के प्रकाश में धुंधली सी दिख रही थी। चारों ओर घंघोर सन्नाटा था। मेरी पैरों की आवाज़ से सन्नाटा भंग होने लगा था। मेरा मन हुआ कि उस झोपड़ी में जाकर शरण ली जाए और किसी तरह उस चंडालन से पीछा छुड़ाया जाए। मैं एक पल के लिए उस जगह पर खड़ा हुआ और अपनी नज़रें उस सुनसान इलाके में चारों तरफ घुमा लिया। वहाँ मेरे अलावा कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने उस टूटी बेजान झोपड़ी में रात गुजारना बेहतर समझा। मेरे कदम उस टूटी झोपड़ी की तरफ बढ़ चली। वह झोपड़ी पुरानी और बद्दी होने की वजह से उसका दरवाज़ा सड़ने की वजह से जल्दी खुल गया। मैंने जैसे ही हाथ लगाया, वह किसी मिट्टी की ढेर की तरह ढह गया। तभी वहाँ से साएं साएं करते हुए चमगादड़ का एक झुंड फड़फड़ाता हुआ मेरे पास गोल गोल चक्कर काटने लगा। मैंने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन मेरी ये कोशिश नाकामयाब रही। तभी मेरे कानों से किसी के सूखे पत्ते को चरचराने की आवाज़ आई। मेरी नज़र फिर से उस दिशा में घूम गई। मैंने देखा कि कुछ फुट की दूरी पर वह चंडालन दबे पांव इस दिशा में आ रही थी। उसे देखते ही मेरी मुंह से फिर से चीख निकल गई। मेरी वह आवाज़ इतनी तेज़ थी कि वह वीराना मेरी चीख के प्रतिध्वनियों से गूंज उठा। मैंने अपने सर पर पैर रखा और उस गांव की अंदरूनी सीमा की तरफ भाग पड़ा। मैं लगातार भागता रहा। मुझे इस बात का एहसास हो चुका था कि आज की रात मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात थी और अब मेरा जीवित रहना नामुमकिन है। मुझे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया था कि मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। मुझे गांव के लोगों की बात मान लेनी चाहिए थी। मुझे लगभग 3 घंटे पहले जो भी हुआ था वो सब याद आने लगा। मेरा नाम परवेश मिश्रा है और अभी 4 महीने पहले ही मेरी पहली पोस्टिंग देहरादून नामक जगह पर हुई थी। मैं वहाँ बिजली विभाग में तकनीशियन के पद पर कार्यरत था। 4 महीने बाद पहली दफ़ा मुझे अपने गांव देवबंद जाने का मौका मिला था। मेरा गांव जौनसार बावर में पड़ता था। मैं बहुत खुश था क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद आज गांव जाने वाला था और मुझे आसानी से 4 दिनों की छुट्टी भी मिल गई थी। मेरे गांव का नाम देवबन है, जो कि देहरादून से 160 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। मैंने घड़ी में देखा तो रात के 10:30 बज रहे थे। खाना बनाकर खाने और बर्तन धोने में मुझे कुछ वक्त लग गया था, जिसकी वजह से इतना वक्त हो गया था। खैर, अपनी मोटरसाइकिल थी तो मुझे समय की उतनी परवाह नहीं थी। मैंने अपनी बजाज पल्सर 150 सीसी मोटर साइकिल ली और अपने गांव देवबंद के लिए निकल पड़ा। मुझे आज ही ऑफिस में किसी ने बताया था कि मेरी गांव जाने के लिए कालसी नामक जगह के पास यमुना नदी पर बहुत बड़ा सेतु बना था और दुपहिया वाहन आसानी से आवागमन कर सकती थी। मैंने अपनी मोटरसाइकिल उस तरफ घुमा ली। मैं जैसे ही उस सेतु पर प्रवेश करने वाला था कि तभी एक आदमी पता नहीं अचानक से आ गया और मेरी मोटरसाइकिल को रोकते हुए बोला, अरे भैया कहाँ जा रहे हो? मैंने उसे जवाब देते हुए कहा, अरे अरे मैं अपने गांव जा रहा हूँ भाई, लेकिन तुम कौन हो? उसने मेरी बात सुनते ही मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, क्या तुम इस जगह पर नए हो या तुम्हें पता नहीं? मैं बोला, भैया सही सही बताओ तुम कहना क्या चाहते हो? इस बार उसने अजीब बात कही, क्या तुम्हें अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं है? मैं गुस्से से बोला, ये क्या नाप शनाप बोले जा रहे हो? देखो मुझे देर हो रही है, मुझे गांव जाने दो। मेरा इतना कहना ही था कि तभी उसने मोटरसाइकिल की चाबी घुमाकर बंद करते हुए बोला,
इस सेतु का उद्घाटन नहीं हुआ है, इसलिए रात को इस रास्ते से जाना बिल्कुल भी सही नहीं है। देखो, मुझे गुस्सा ना दिलाओ, मुझे भी इस बात की खबर है कि दुपहिया वाहन के लिए ये नियम नहीं है। वह आसानी से आ जाएगी। बिल्कुल आ जा रही है, लेकिन क्या, जल्दी बताओ ना, मुझे जाना भी है। वह अजनबी फिर बोला, लेकिन तुम रात के इस वक्त नहीं जा सकते, नहीं तो वो मार डालेगी तुम्हें। मैं इस बार घबराते हुए बोला, भाई कौन मार डालेगी, किसकी बात कर रहे हो, मुझे ढंग से समझाओ यार। उसने घबराते हुए बोला, वो चंडालन। मैंने इस बार उसे अपनी आंखें दिखाते हुए कहा, कौन चंडालन, तुम किसकी बात कर रहे हो। वह बोला, लगता है तुम वाकई नए हो और इस सेतु के बारे में कुछ नहीं पता तुम्हें। तो सुनो, मैं तुम्हें उसके बारे में बताता हूँ। इस सेतु पर किसी वजह से कुछ समय के लिए रोक लगा दी गई है। फिलहाल निर्माण कार्य पूरी तरह से बंद है, जबकि केवल साइड की सुरक्षा दीवार बनानी ही बाकी है। इसलिए अभी इस सेतु का उद्घाटन भी नहीं हुआ है और लोगों ने इस पर चोरी छिपकर आगमन करना भी शुरू कर दिया है, जो कि गलत है। वैसे भी हर सेतु पूरी होने के बाद तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक उसे किसी मनुष्य की बलि उस चंडालन को देनी ना जाए। ऐसा ना करने पर वो चंडालन रुष्ट हो जाती है और फिर अनगिनत जान लेती रहती है। किसी एक खास जगह पर बिना किसी कारण दुर्घटना आम हो जाती है और फिर उन दुर्घटनाओं की वजह तलाशने से भी नहीं मिलती। इसलिए मेरी बात मानो, रात को इस वक्त इस सेतु से जाना अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। उसकी बात सुनते ही मैं पहले जोर से हंसा और जब मेरी हंसी शांत हो गई तो मैं उससे बोला, ग्रामीण इलाकों में अशिक्षा और जागरूकता की कमी के चलते लोग आज भी अंधविश्वासों की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। यही कारण है कि पुराने समय से चली आ रही रूढ़ियाँ उतनी ही जीवित हैं जितनी पहले हुआ करती थी। देखो, मैं पढ़ा लिखा और एक समझदार युवक हूँ। मैं इन उलझुल बातों में नहीं आता और ना ही विश्वास करता हूँ। यदि हर सेतु के निर्माण में एक इंसान की बलि दी जाने लगे तो तुम्हारे हिसाब से दुनिया में लाखों लोग रोज इसी वजह से मरते होंगे। चलट, मुझे जाने दे। अपनी चंडालन को कह देना कि जा रहा हूँ मैं, तब मैं तो रोक के दिखाए। ये कहते हुए मैंने उसे अपने हाथों से धकेल दिया और वह एक तरफ गिर पड़ा। मैंने अपनी मोटरसाइकिल की चाबी घुमा दी और उसे स्टार्ट करके आगे बढ़ पड़ा। अभी कुछ दूर चला ही था कि मुझे मौसम में अचानक परिवर्तन महसूस हुआ। शायद ये नीचे यमुना नदी की वजह से था। तभी मेरी नज़र सेतु के बीचों बीच पड़ी। मैं देखा कि कोई एक औरत अपने एक हाथ में धारदार हथियार को थामे हुए और दूसरे हाथ में एक कटोरा पकड़ी हुई थी। उसे इस तरह से देखकर मेरे दिल में भय घर कर गया। मैं अगले ही पल उसे टकराने वाला था, लेकिन ये तो चमत्कार ही हो गया। मैं उसके शरीर से आर पार हो गया था। मेरे लिए विश्वास करना मुश्किल था। मैंने पीछे पलट कर देखा तो उसके तो पाँव ही नहीं थे। वह हवा में उड़ती हुई मेरी ओर आ रही थी। तभी अचानक मेरी बाइक फिसली और मैं सेतु पर गिर गया। मेरी मोटरसाइकिल उस सेतु से फिसलती हुई यमुना नदी में आ गिरी। वो तो शुक्र था कि मेरे हाथों में कहीं से निर्माणाधीन सरिया आ गया और मैं यमुना नदी के सामने से बच गया। मैंने देखा वह चंडालन बिल्कुल मेरे सामने थी। उसने अपना धारदार हथियार उठाया और बोली, तुझे चेतावनी भिजवाई थी, लेकिन बावजूद तूने उसके मुझे ललकारा। अब तुझे चंडालन को अपनी बलि देनी पड़ेगी। तेरी मौत अब उस सेतु के लिए बहुत ज़रूरी है। उसकी ये बात सुनते ही मुझे विश्वास हो गया कि वो इंसान बिल्कुल सही था। मैं अपनी जगह से उठा और अपने प्राण बचाने के लिए बेतहाशा भागे जा रहा था। अब कहानी रिसेंटली आती है। मैं भागते भागते अब किसी गांव में आ गया था। आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने झट से दरवाज़ों को पीटना शुरू कर दिया। उस घर से किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। मैंने झट से इस जगह से पलटा और सामने वाले घर का दरवाज़ा पीटने लगा। आगे बढ़ा, तभी मेरे कदम उसी जगह पर जम गए। मैंने देखा कि सामने वाले छत पर 7 उल्लू एक कतार में बैठे हुए थे। मैंने खुद को मानसिक स्तर पर दृढ़ किया और उस घर के दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। मेरे ऐसा करते ही वह सारे उल्लू
अजीब सी आवाज़ करते हुए उस छत से उड़ गए और उस दिशा की तरफ उड़ गए जिस तरफ से मैं आया था। उस तरफ से आ रही सड़क पर मैंने देखा तो मैं चौंक गया। वह चंडाल एकदम से धीमी चाल में मेरी तरफ आ रही थी। वह एकदम से निश्चिंत थी, मानो जैसे उसे पता था कि उसने अपने शिकार को किसी मकड़ी के जाले में फंसा लिया है। मैं अपनी धड़कनों का शोर अब साफ साफ सुन सकता था। मेरे हाथ पांव कांपने लगे थे। घड़ी के हर बढ़ते पल के साथ मेरी धड़कने की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। मैं अब भी इस चंडालन के हाथों मरने ही वाला था। मुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता था। पलक झपकते ही वह चंडालन मेरे सामने खड़ी थी। उसे अपने सामने देखते ही मैं धरती पर गिर पड़ा। उसकी कर्कश हंसी मेरे कानों में अब चुभने लगी थी। डर के मारे मेरे हाथ पांव फूल गए थे। मेरे अंदर इतनी सांस नहीं थी कि मैं दोबारा अपने पाँव पर खड़ा हो सकूं। फिर भागना तो दूर की बात है। वह चंडालन धीरे धीरे नीचे झुकी और बहुत तेज से हंसने लगी। उसके मुंह से लार टपक कर मेरे चेहरे पर गिर पड़ी थी। मैं एड़ी से चोटी तक एक बार फिर से कांप गया। वह मेरे चेहरे की ओर करीब आया और झट से उसने अपनी लंबी जीभ मुंह से बाहर निकाल दी। वह अपने जीभ से मेरे चेहरे को चाटने लगी। उसकी जीभ से कोई चिपचिपा तरल पदार्थ निकल रहा था जो कि मेरे पूरे चेहरे पर अब चिपक गया था। अगले ही पल उसने अपना मुंह खोला और उसके चमचमाते नुकीले दांत देखते ही मेरी एक जोरदार चीख निकल गई। नहीं, कोई बचाओ मुझे। उस चीख के साथ मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे कि वह नुकीले दांत मेरे गर्दन पर चुभने लगे थे। हर गुजरते पल के साथ मैं शून्य में विलीन होता जा रहा था। उस चंडालन ने फिर अपनी धारदार हथियार आसमान में उठाया और खचाक से मेरी खोपड़ी धड़ से जुदा कर दी। उसने मेरी खोपड़ी को अपनी मुट्ठी में जकड़ा और उससे एक एक बूंद उस कटोरे में निचोड़ा और वहाँ से चली गई। जब मेरी आंखें खुली तो अपने आसपास बहुत से लोगों का जमावड़ा देखा। सभी मुझे घेर कर खड़े थे। चारों तरफ बहुत तेज उजाला था। उस उजाले की वजह से मेरी आंखें चौंधिया रही थी। मैंने अपने हाथ को उठाने की कोशिश की तो देखा कि वह हिल भी नहीं पा रही था। मेरे अंदर डर की एक ठंडी लहर दौड़ गई। मैं डरते हुए बोला, माँ, मेरे हाथ पाँव क्यों नहीं हिल रहे हैं? क्या मैं मर गया हूँ? मेरे इतना कहने के बाद भी किसी ने मेरा जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। मैंने खड़े होकर कहा, अरे मैं जीवित हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। ये देखो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। मेरे सारे प्रयास व्यर्थ थे। अचानक मेरी नज़र धरती पर पड़ी तो मेरे होश फक्ता हो गए जब मैंने देखा कि मेरा वहाँ धड़ पड़ा हुआ था और उससे 2 फीट की दूरी पर ही मेरा सर खून से लथपथ पड़ा हुआ था, जिसकी खुली आंखें मेरी तरफ देखती हुई मेरा उपहास उड़ा रही थी। तभी मेरे कानों में एक आवाज़ आई, लो भाई, चंडालन ने इस अमावस की रात को फिर ले ली एक और बलि। न जाने कब उस चंडालन की इच्छा तृप्त होगी और ये नरसंहार रुकेगा। न जाने कब उस अधूरे सेतु का काम पूरा होगा। मैं वही सामने वाले पीपल की पेड़ पर जाकर बैठ गया और इंसान की बातों को याद करने लगा जब मैंने उससे कहा था, अपनी चंडालों को कह देना कि जा रहा हूँ, दम है तो रोक ले। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम सबको घूमना फिरना इतना महंगा पड़ेगा और वहाँ कोई ऐसा मिलेगा जिससे कोई भी कभी मिलना नहीं चाहेगा। हम लोग गर्मी की छुट्टियों में मध्य प्रदेश घूमने गए थे। वहाँ रतलाम, इंदौर, उज्जैन और आखिर में खंडवा घूमे। बहुत मज़ा आया। हर जगह अपने आप में खासियत लिए हुए है। वापस घर जाने के लिए 3 दिन बाकी थे। हम जिस होटल में ठहरे थे वहीं से प्राइवेट कार बुक कर रखी थी पर्यटन के लिए। खंडवा के आसपास के सभी ऐतिहासिक स्थल भ्रमण करने में काफ़ी देर हो गई थी। रात के लगभग 11 बजे के करीब होटल जाने के लिए निकले, पर 1.25 घंटे की ड्राइव करने के बाद रास्ते में कार बंद पड़ गई।
हे भगवान, अब क्या हुआ गाड़ी को? पापा ने पूछा। ड्राइवर ने कार के इंजन में चेक करके बताया और बोला, साहब इंजन में कचरा भर गया है और कंप्रेसर भी गर्म हो गया है, पानी लाना पड़ेगा। ओह गॉड, ये क्या मुसीबत है। मैंने टाइम देखा, बाप रे, 12:15 हो रहे थे। चारों तरफ घुप अंधेरा, सिर्फ हमारी कार की हेडलाइट से ही आसपास थोड़ी रोशनी थी। पापा ने ड्राइवर से पूछे, आसपास कोई गैरेज है या पेट्रोल पंप है, कुछ है क्या? वो बोला, मुश्किल है साहब, यहाँ से 5 मिनट चलकर एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ लाइट भी है, रात गुजार सकते हैं, लेकिन वहाँ पर इस वक्त कोई नहीं होता और शाम ढलते वहाँ कोई नहीं जाता। हमने पूछा, क्यों, ऐसा क्यों है वहाँ? वो कांपती आवाज़ में बोला, साहब वहाँ ऊपर ही साया है, मतलब भूत है वहाँ। व्हाट रबिश, पापा ने चिढ़कर कहा। मैं इन सब बातों को नहीं मानता। ओके, हम सभी उसी रेलवे स्टेशन पर रात बिताएंगे। तुम गांव वाले भी ना कुछ भी बात का पतंगड़ बना देते हो। चलो अब पानी और नमकीन के पैकेट ले लो गाड़ी में से, और हाँ, वो पानी का खाली कैन भी ले लो। अगर वहाँ से पानी मिल जाए तो कार के लिए भी ले लेंगे। ड्राइवर डरते हुए बोला, नहीं साहब, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। वैसे मेरी मानो तो आप लोग भी मत जाइए, फिर भी अगर आप लोगों को जाना है तो चले जाइए। अरे यार तू डर मत ना, हम सब है ना तेरे साथ। चल अब जल्दी, यहाँ अंधेरे में तू अकेले क्या करेगा, वहाँ कम से कम रोशनी तो होगी। पापा ने जिद करके ड्राइवर को आखिर मना ही लिया। हम सब कार लॉक करके मोबाइल की टॉर्च जलाकर धीरे धीरे चलते हुए रेलवे स्टेशन पहुंच गए। इतने सब में रात के 1 बज गए थे। ओ देखो ज़रा कितनी रोशनी है, यहाँ चलो। अब सब लोग आराम से बैठ जाओ बेंच पर, 4 घंटे में सुबह हो जाएगी। मैं, मम्मी, पापा और भाई के साथ ड्राइवर भी आमने सामने बेंच पर बैठ गए। दिन भर पर्यटन करते हुए काफ़ी थकावट हो गई थी, लेकिन वहाँ का सुनसान वीरान माहौल देखकर सबको डर भी लग रहा था। ड्राइवर तो सहमा सा दुबक कर बैठा और चारों तरफ घबराई नज़रों से देखता रहा, पर हम सबको तो नींद आ गई। अचानक बहुत ज़ोर से किसी के चीखने की आवाज़ आई। हम सब हड़बड़ाकर उठ बैठे और यहाँ वहाँ देखा, कहीं कोई नज़र नहीं आया। ड्राइवर थरथराते हुए बोला, साहब मैंने कहा था ना यहाँ मत आइए, ये जगह सचमुच बहुत खतरनाक है। ऐसा कहते ही वो गिड़गिड़ाने लगा, साहब मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से, इससे पहले कि कोई अनहोनी हो। पापा चिल्लाए, अबे चुप, जहाँ बैठा है ना वहीं बैठा रहे, बेवकूफ़ कहीं का, दिमाग खरा है कब से। अब कुछ बोला ना तो भूत से पहले मैं ही तुझे पीट दूंगा, समझा? वो सहम गया और चुपचाप अपनी जगह पे बैठ गया। थोड़ी देर सब शांत रहकर फिर रेल की सीटी की आवाज़ सुनाई दी और सामने से तेज रोशनी आती दिखाई दी। वो ड्राइवर उठ बोला, साहब इस वक्त तो कोई रेल नहीं गुजरती यहाँ से, हो ना हो ये छलावा ही है। पापा फिर चिल्लाए, अबे बेवकूफ़ चुपचाप बैठ, वरना मेरे अंदर का छलावा जाग कर तेरी मरम्मत कर देगा, समझा? इतने में वो रेल तेजी से सीटी देते हुए हमारे सामने से गुजर गई। उस रेल की छत पर एक औरत सफ़ेद साड़ी पहने बैठी दिखाई दी। बाकी सारी रेल के खिड़की दरवाजे बंद थे। ड्राइवर चिल्लाया, साहब वो देखो, वही औरत है छलावा। लगता है तू आज मेरे हाथों से पिटेगा तभी तुझे चैन आएगा। अबे गधे, रेलवे की सब खिड़की बंद है, इसलिए वो औरत छत पे बैठ गई होगी ना। ऐसा भी तो हो सकता है उसे अर्जेंट अपने घर पहुंचना है, इसीलिए वो चढ़ गई होगी छत पर। चल आराम से बैठ अब। पापा ऐसा कह ही रहे थे कि फिर किसी के जोर के चीखने सी आवाज़ आई। हम सब यहाँ वहाँ देख ही रहे थे कि भाई चिल्ला पड़ा, पापा वो देखो सामने प्लेटफॉर्म पर वो औरत बैठी है जो अभी अभी उस रेल पर बैठी थी। उसके चेहरे पर जब नज़र पड़ी हमारे रोंगटे खड़े हो गए। बाप रे, उसका चेहरा पूरी तरह काला था, पूरा सपाट। उसकी ना आंखें थी, ना नाक थी, ना होठ था,
हम सब ने जब देखा तो दिल दहल गया हमारा। अब तो ड्राइवर की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो वहाँ से भागने लगा, बोला, साहब जान प्यारी है तो भाग जाओ जल्दी। हम सब भी घबरा गए थे और पापा से जिद करने लगे, चलो ना पापा, हम सब भी कार में लॉक लगाकर बैठ जाते हैं सुबह होने तक। पापा बोले, बच्चों यहाँ तो उजाला है, उधर तो वो भी नहीं है। प्लीज़ हिम्मत और सब्र रखो, कुछ नहीं होगा। इतना कह ही रहे थे, तभी फिर से सामने से तेज़ सीटी बजती हुई एक रेल दौड़ कर आई। हमने देखा अब ड्राइवर जो भाग गया था वो वापस उसी रफ्तार से दौड़ता हुआ चिल्लाते हुए वापस आया, साहब वो सब छलावा है, वो हमारे आसपास ही घूम रही है। वो देखो साहब, वो फिर से रेल आ रही है। वो कह ही रहा था कि तेज़ हवा के झोंके ने उसे प्लेटफॉर्म पर पटक दिया और वो रेल जब फिर से तेज़ी से निकली, उसके पीछे पीछे वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत उसी पटरी से पटरी पर कर्कश आवाज़ में चीखती हुई दौड़ रही थी। हे भगवान, ये क्या आफत है, मम्मी ने सहमी आवाज़ में ये सब बोला। हम सब ड्राइवर को उठाने दौड़े। जब उसे उठाया तो उसके मुंह से खून निकल रहा था, शायद बहुत ज़ोर से पटका था उसे। अब पापा खुद ही बोले, जल्दी चलो सब कार में वापस। पापा और भैया ने ड्राइवर को सहारा देकर चलने लगे। मैं और मम्मी मोबाइल टॉर्च में आगे रास्ता दिखाने लगे। किसी तरह हम ठोकरें खाते हुए कार तक पहुँचे और कार अंदर से अच्छे से लॉक कर दी। हमारा नमकीन और पानी की बोतल सब कुछ प्लेटफॉर्म पर छूट गया था। शुक्र था कि कुछ नमकीन के पैकेट और 2 बिस्लैरी की बोतल अभी भी कार में थे। पहले ड्राइवर को पानी पीने दिया, फिर हम सब ने पानी पिया। थोड़ा नमकीन भी खाने की सोच रहे थे कि भैया फिर चिल्लाए, मम्मी वो देखो वहाँ सामने पेड़ पर। हम सब ने देखा तो ठंड में भी हमारे पसीने छूट गए। सामने एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ पर वही औरत उल्टी लटक रही थी। फिर चिल्लाते हुए वो पेड़ की इस डाल से उस डाल पर लहराने लगी। मम्मी बोली, सब लोग आंखें बंद करके भगवान का नाम लो। उधर ड्राइवर ने भी महामृत्युंजय मंत्र का रिकॉर्ड लगा दिया, वो भी तेज़ आवाज़ में। ना जाने हम सब आंखें बंद करके कब तक बैठे रहे। अचानक उसकी आवाज़ें आना बंद हो गईं। हमने आंखें खोलकर देखा, वो पेड़ पर नहीं थी। ड्राइवर होले से बोला, साहब वो अब चली गई है, क्योंकि सुबह के 4:15 बज चुके हैं। पापा ने घड़ी देखी, ओह थैंक गॉड, सुबह तो हो गई। फिर सबने थोड़ा आराम किया। मंत्र कंटिन्यू चल रहे थे। जब सुबह का उजाला हुआ तब हम सबकी जान में जान आई। तब हमने कार से बाहर निकल के ड्राइवर भी अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था। थोड़ी देर में सामने से ट्रक आता हुआ दिखाई दिया। ड्राइवर ने रोड पर उसे हाथ दिखाते हुए रोका। वो सरदार जी थे। जब उनको सब कुछ हमने बताया तो वो बोले, आप लोगों का नसीब अच्छा था जो बच गए, वरना जिस पर भी उसकी नज़रें पड़े वो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ती। चलो जी, वाहिगुरु जी मेहर है जो आप सभी बच गए। फिर उन्होंने बताया कि वो अच्छे मैकेनिक भी हैं। ट्रक में माल पहुंचाने के अलावा उनका गैरेज भी है पंजाब में। उन्होंने हमारी कार दुरुस्त कर दी और अपने ट्रक में रखा पानी भी हमारी कार को पिला दिया। बस फिर क्या था, हम सब खुशी से झूम उठे। सरदार जी ने हमसे कोई पैसे नहीं लिए। बोले, चलो यहाँ 15 मिनट की दूरी पर एक ढाबा है, वहाँ हाथ मुंह धो लो और वो ढाबा मेरे यार का है। फिर आप सबको वहाँ बढ़िया चाय नाश्ता पिला दूँगा और पार्टी मेरी तरफ से तुम्हारे बचने की। पापा के लाख मना करने पर भी वो नहीं माने। फिर हम सब उनके दोस्त के ढाबे पर गए। फ्रेश होकर सब ने अपने पसंद के नाश्ते लिए। सरदार जी को ढेर सारा शुक्रिया कहकर फिर हम सब होटल की ओर रवाना हुए। होटल पहुंचने से पहले पापा ने ड्राइवर को एक दवाखाने से दवाई इंजेक्शन कराया, फिर उसको गले लगाया और माफ़ी मांगी। फिर होटल पर पहुंचकर ड्राइवर को एक्स्ट्रा 2000 रुपये बख्शीश दिए। पूरा दिन होटल में ही रुके। रात की ट्रेन थी घर वापसी के लिए। घर पहुंचकर सबने चैन की सांस ली। हमने जिसे भी ये बताया सबने यही कहा कि तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा था जो तुम लोग बच गए। लेकिन आज भी उस रात का ख्याल आते ही मेरी धड़कन बढ़ जाती है। ये बात तब की है जब मेरी दादी 15 साल की थी
और अपने पापा के घर रहती थी। उस ज़माने में बिजली, पानी और घड़ी और गाड़ी आदि कुछ नहीं हुआ करते थे। सबको कपड़े धोने, नहाने के लिए तालाब जाना पड़ता था। दादी की मम्मी के पैरों में अक्सर दर्द रहता था, इसलिए वो नहीं जाती थी। क्योंकि लंबा सफ़र था, इसलिए दादी अकेले जाती थी। तालाब गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर था और उनको चलकर जाना पड़ता था। इसलिए वो एक हफ्ते में एक ही बार गांव की बाकी औरतों के साथ जाती थी। जिस दिन जाना होता, सुबह जल्दी उठना पड़ता ताकि तालाब पर कपड़े धोकर, सुखाकर शाम ढलने से पहले घर वापस आना होता था गांव की सब औरतों को। उस दिन भी 5 बजे उठकर दादी तैयार हुई। 7 दिन के जमा कपड़ों की गठरी बनाई और दादी की मम्मी ने दादी को नाश्ता और खाना बनाकर बांध दे के दे दिया। जब गांव की बाकी औरतें भी आ गईं, तब वो सब निकल पड़े तालाब की तरफ। जब वो लोग तालाब पर पहुंची, तब पहले सब ने साथ लाया नाश्ता, खाना खाना सही समझा, फिर कपड़े धोने लगी। उनमें से एक औरत सबसे दूर और पानी में उतरकर कपड़े धोने लगी। अचानक वो ज़ोर ज़ोर से चीखते हुए पानी में हाथ पैर चलाते हुए बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। जब बाकी सब ने पानी में डूबते हुए उसे देखा, तो वो भी उसे बचाने के लिए चीखने चिल्लाने लगी। वो और डूबती हुई गहरे पानी में खींची जाने लगी, जैसे किसी ने उसे जकड़ रखा हो। दादी को एक उपाय सूझा। उन्होंने घर से धोने के लिए 3 चादरों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक साथ जोड़कर मजबूत गांठ बना दी। अब तक एक लंबी और मजबूत कपड़े की रस्सी तैयार हो गई थी। दादी ने वो चादर की रस्सी उस डूबती हुई औरत के पास फेंकी और एक बड़ा सा पत्थर बांध के उसे सहारा दिया और चिल्लाई, चाची इसे मजबूती से पकड़ लो। जब उस औरत ने मजबूती से वो चादर की रस्सी पकड़ ली, तब दादी ने बाकी सभी औरतों के साथ मिलकर उस रस्सी को जोर से खींचने को कहा। जब सबने मिलकर और जोर लगाया, तब वो औरत खींचते हुए किनारे की तरफ आने लगी, पर उसका वजन इतना अधिक हो रहा था कि 12 औरतें मिलके भी बड़ी मुश्किल से उसे खींच पा रही थीं। जब वो चिल्लाते हुए खींचते खींचते किनारे पर आ गई, तो जो दिखाई दिया उसे देखकर सबके होश उड़ गए। उन्होंने जो देखा वो बहुत अजीब और दिल दहला देने वाला था। एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली अजगर उस औरत के कमर से लिपटा हुआ उसे बुरी तरह से जकड़ा हुआ था और उसे जिंदा निकलने की कोशिश में लगा था। उस औरत के दोनों पैर अजगर के मुंह में घुटनों तक चले गए थे। दादी और बाकी सब औरतों ने तुरंत उस औरत को तालाब से पूरी तरह निकाल कर बाहर लेटाया और सबने साथ लाई कपड़े पीटने वाली धोने वाली थापी अजगर को पीटना शुरू कर दिया। सब लोग उस औरत को बचाते हुए जब उस अजगर को बुरी तरह पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया, तब उस अजगर की पकड़ धीरे धीरे उस औरत से ढीली पड़ने लगी। तभी वो अजगर थोड़ी दूर भाग गया और अचानक से एक रोते हुए कुत्ते की भेस बनाकर रोते हुए वहाँ से भागने लगा। ये देखकर वहाँ खड़ी 12 की 12 औरतें अंदर से बाहर तक कांपने लगीं और उनमें से एक ने चिल्लाया, ये वही है, ये वही है। सबने पूछा कौन? उस औरत ने कहा, जल्दी यहाँ से चलो, मैं बाद में बताती हूँ, पहले यहाँ से भागो जल्दी। फिर सारे की सारी वहाँ से जल्दी जल्दी भागने लगी और बाहर निकलकर उस औरत ने बताया, ये वही छलावा है जिसे वेडिंगो भी कहा जाता है। ये यहाँ पर जंगल में पाया जाता है, लेकिन पता नहीं आज ये यहाँ कैसे आ गया। ये तो नीलगांव जंगल में आता है। शायद ये पानी में तैरते तैरते आ गया होगा, क्योंकि इसने शिकार देखा होगा यहाँ पर। इससे छूट पाना नामुमकिन के बराबर है, लेकिन शायद दादी की वजह से आज उनकी जान बच पाई थी। फिर सब लोगों ने उस औरत को नहलाया, उसके पैर और कमर की हड्डियों को मालिश करके उसे धूप सेकने को लिटाकर सबने अपने अपने और उस औरत के लायक कपड़े भी धोकर सुखाए और नहाकर खाना खाया। फिर शाम को सूखे कपड़ों के गट्ठर बांधकर सर पर रखकर उस औरत को लेकर वापस अपने अपने घर चल पड़ी।
उस औरत को चलने में कठिनाई बहुत दिनों तक रही। उसकी कमर और पैरों में बहुत दर्द रहा। बहुत महीने वैद्य के इलाज से वो ठीक हो पाई। उसने और उसके घर वालों ने, सब औरतों ने दादी को विशेष आभार प्रकट किया। मेरे नाना जी के गांव में उस जमाने में बिजली, पानी, गैस चूल्हा, मोटर कार आदि कुछ भी नहीं हुआ करता था। सब लोग जहाँ भी जाते, दूर या पास, सिर्फ चलकर ही जाते आते। उस ज़माने में कपड़े भी रेडीमेड नहीं मिलते थे और ना ही कोई दर्जी होते थे जो कपड़े सिलाकर देवें। उस ज़माने में रुपये का चलन भी नहीं था। सिर्फ जिसके पास जो भी वस्तु या अनाज हो उसके बदले में खरीदी और बेचा करती थी। नानी जी ने नाना से कहा, सुनिए, घर में सब बच्चों के कपड़े बहुत पुराने और फटे हुए हैं। आप ये मक्की ले जाओ, इसके बदले जुलाहे के एक थान कपड़ा ले आओ। मैं सुई धागे से सबके कपड़े सील दूंगी। उस वक्त सब औरतें अपने हाथ से ही अपने घर वालों के कपड़े सिलाई करती थीं। एक मन यानी 1 कुंटल अनाज के बदले एक थान सूती कपड़ा मिलता और उससे नानी पूरे परिवार के लिए हाथों से कपड़ा सिलती थीं। सबके कपड़े हाथ से सिलने से उनको 1 महीना लग जाता। फिर वो कपड़े फटे पुराने होने तक पहने जाते। नाना जी बोले, ठीक है, कल सुबह तड़के की मक्खू जुहाला उसके पास जाता हूँ। ये कहकर वो चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी काटने लगे। 2 घंटे में उन्होंने 2 कट्टर सूखी लकड़ी बटोर ली और एक दोनों कट्टर सर पर लिए चलकर घर गए। तब तक नानी ने पहले की बची लकड़ी को लेकर सबके लिए खाना बना दिया। नाना जी ने हाथ मुंह धोकर खाना खाने के लिए प्रस्थान किया और नानी जी ने उनको और सब बच्चों को गरम गरम आलू मटर की सब्जी पराठों के साथ परोस दी। सबके खाने के बाद नानी ने खाना खाया और बर्तन साफ किए। इतना करने में ही उन्हें शाम हो गई। बस रोज़मर्रा के काम करते करते रात हो गई। सब लोग खाना खाए और सो गए। सुबह तड़के उठकर नानी घर आंगन झाड़ बुहार कर हाथ चक्की पर गेहूं पीसने लगी। नाना जी ने भैंस का दूध निकाले। फिर नानी ने गरम गरम पराठे और दूध सबको नाश्ता बना कर दिया। फिर नाना जी ने एक मन मक्की की बारी सर पर लाद कर मक्कू ज्वाला की तरफ चल दिए। उस जुलाहे का घर दूर बियान में था, क्योंकि उस बियाबान में ही उसने रुई कपास के खेत लगाए थे, जिससे वो सूत का धागा तैयार करता था, फिर कपड़े बनाता था। सच में उस जमाने में लोग काफ़ी परिश्रमी हुआ करते थे। नाना जी एक बोरा मक्की के दाने अपने सर पर लादे उस जुलाहे के घर पहुँचे। उसकी बीवी ने नाना जी को पानी दिया, फिर गुड़ की चाय बनाकर पिलाई, क्योंकि गुड़ की चाय पीने से थकावट दूर हो जाती है। नाना जी ने चाय पीकर थोड़ी ताजगी आई। मक्खू जुलाहा नाना जी को देखते ही बोला, थोड़ा रुक जाओ, एक थान कपड़े में थोड़ा सा कम है, अभी बना दूंगा। नाना जी ने उससे कहे, चलो ठीक है, फिर मैं तब तक बाहर टहल लेता हूँ। ये कहकर नाना जी जुलाहे के घर से निकलकर सामने के जंगल में खजूर के पेड़ों की तरफ चल दिए। उन्होंने सोचा, चलो तब तक बच्चों के लिए मीठे मीठे खजूर तोड़ लेता हूँ। ये सोचकर एक कम ऊंचे पेड़ पर चढ़कर वो बहुत सारे पके हुए खजूर तोड़कर अपने गमछे में बांध लिए। पर उनकी नज़र थोड़ी दूर जामुनों के पेड़ पर गई। अरे वाह, पके हुए मीठे जामुनों से लबालब पटे थे वो पेड़। नाना जी सोचे, चलो लगते हाथों को जामुनों से भी मसरूफ़ किया जाए। फिर वो सामने वाले जंगल में चले गए और जामुन के पेड़ से बहुत सारे मीठे मीठे जामुन भी तोड़कर गमछे में बांध लिए। जब वापस जुलाहे के घर की तरफ गए तो रास्ते में एक बकरी मैं करती हुई उनके पीछे दौड़ आ रही थी। नाना जी को लगा शायद किसी की बकरी रास्ता भूलकर यहाँ आ गई है, तो उन्होंने उसे थोड़े खजूर और जामुन खाने को दिए। अपने गमछे में से निकाल वो बड़े चाव से मीठे मीठे जामुन और खजूर खाने लगी। नाना जी उसे वहीं छोड़कर मक्खू जुलाहे के घर जाने लगे। जुलाहे ने कपड़ों का थान तैयार करके अच्छी तरह कागज में लपेटकर
रस्सी से बांध रखा था। नाना जी थान उठाने लगे तब मक्खू की बीवी बोली, भैया अब खाना खाकर ही जाना, दोपहर हो गई है, खाने का वक्त है और मैं आपके लिए बादाम खीर और आलू मटर की सब्जी बनाई है, पूरियों के साथ, वो भी गरम गरम है। ये कहकर उन्होंने नाना जी के बैठने के लिए रुई की गद्दी रखी और अंदर जाकर पूरी तलने लगी। मक्खू भी नाना जी का हाथ पकड़कर बोलने लगा, अरे बैठ भी जाओ भाई, अब घर मालकिन का हुक्म तुम नहीं टाल सकते, मेरे को पता है, मैं भी बैठ रहा हूँ। ये कहकर वो हाथ मुंह धोकर बैठ गए। नाना जी ने भी हाथ मुंह धोए। तब तक मक्खू की बीवी खाने की थाली ले आई। खाना सच में बहुत लाजवाब बना था। उन दोनों ने भरपेट खाना खाया। फिर हाथ मुंह धोकर नाना जी ने तोड़कर लाए मुट्ठे भर जामुन और खजूर, आधे उनको दिए और बाकी आधे गमछे में बांधकर कपड़े की थान के अंदर सहज करके रख दिए और थान को सर पर रखकर उन पति पत्नी से विदा लेकर चल दिए अपने गांव की तरफ। थोड़ा आगे चले ही थे कि वही बकरी फिर से मैं करती हुई नाना जी के पीछे पलने लगी। नाना जी को हैरानी हुई कि अब तक इस बकरी को ढूंढते हुए इसका मालिक क्यों नहीं आया। यही सोचते हुए वह चल रहे थे। वो बकरी मैं करती पीछे पीछे आ रही थी। इसी तरह चलते चलते अपना गांव नजर आने लगा। नाना जी खुश थे कि चलो शाम ढलने से पहले गांव पहुंच ही गए। इतने में जंगल के दाईं तरफ से आवाज़ आई, बाबूजी बाबूजी। नाना जी ने रुककर आवाज़ आती दिशा में देखा तो वो हैरान हुए, अरे ये मेरे दोनों बेटे इस जंगल में कैसे पहुंच गए? ये तो कभी इस तरह अकेले आते ही नहीं है। और अभी राहुल और देवेंद्र, तुम दोनों यहाँ कैसे पहुंच गए? क्या हुआ? माँ ने कैसे आने दिया तुम लोगों को? देवेंद्र जो 5 साल का था वो अपने छोटे भाई का हाथ पकड़े हुए बोलने लगा, बाबूजी माँ भी आई हैं, हम सब आपको ढूंढने आए हैं, बहुत देर हो गई, आप घर नहीं आए इसलिए माँ को फिक्र होने लगी और वो हम लोगों को यहाँ लाई। हमको यहाँ बैठाकर वो अंदर उस तरफ जंगल में गई हुई है और छोटी को साथ लेकर गई है। आप भी चलो, वहाँ से माँ और छोटी को लेकर आते हैं। ये कहते हुए वो नाना जी का हाथ पकड़कर उस तरफ चलने लगे। नाना जी भी उनके साथ जाने लगे और पीछे पीछे वो बकरी भी थी। इतने में गांव के मुखिया जी जो अपने 3 बेटों के साथ अपने खेतों से होते हुए अपने घर जा रहे थे, तभी उनकी नज़र जंगल की तरफ जा रहे नाना जी पर पड़ी तो उन्होंने नाना जी को आवाज़ लगाई, अरे राजेंद्र सिंह, इतनी शाम ढले तुम ये सर पर गट्ठर उठाकर उधर जंगल में क्यों जा रहे हो? नाना जी उनकी आवाज़ सुनकर रुक गए और उन्हें बताने लगे कि बच्चे और उनकी माँ यहाँ मुझे ही ढूंढने आए हैं। मुखिया जी और उनके बेटे वहाँ देखने लगे और पूछे, कहाँ हैं तुम्हारे घर वाले? नाना जी ने अपने साथ चल रहे बच्चों की तरफ इशारा करके मुखिया जी को दिखाने लगे, लेकिन ये क्या, ये सब लोग कहाँ अचानक गायब हो गए? वो तो अकेले ही चल रहे थे जंगल की तरफ। वो बच्चे, वो बकरी, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। उनको एक झटका सा लगा। फिर वो मुखिया जी और उनके बेटों के साथ गांव आ गए। एक गांव की चौपाल पर बैठे बुजुर्गों ने सब बात सुनी तो नाना जी के घर पर मुखिया जी की पत्नी को भेजा गया। उन्होंने आकर बताया कि बच्चे और पत्नी घर पर ही मौजूद हैं और वो सब तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रहे हैं। नाना जी ये सुनकर फ़ौरन अपने घर गए, कपड़े की थान रखी और जामुन खजूर बच्चों को खाने दिए। नानी जी ने इतने देर से आने का कारण पूछा तो नाना जी ने उनको सब बताया। इतने में मुखिया जी के साथ गांव के प्रमुख जन नाना जी के घर आए और बोले, अच्छा नसीब था तुम्हारा जो हमारी नज़र तुम पर पड़ गई, वरना भगवान जाने क्या होता। उन्होंने बताया, गांव के बाहर बियाबान में वो छलावे अक्सर घूमते रहते हैं और किसी का भी रूप धरकर इंसान को छल से मार डालते हैं। नाना नानी जी ने मुखिया जी को जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद किया। उसके बाद कभी भी नाना जी अकेले उस बियाबान में नहीं गए। राजसी हमारे दादाजी के गांव में रहती एक डायन का नाम है। आज भी गांव के पहाड़ों पर रात होते ही राजसी की आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो एक कड़वा सच है जो कभी कोई झुटला नहीं सकता। राजसी एक ऐसी डायन थी जो हमारे गांव के पास
पहाड़ी पर रहती थी और 8 साल से कम उम्र वाले बच्चों की बलि देती। अपनी काली शक्तियों को बलवान बनाने के लिए जो भी बच्चा भूले भटके पहाड़ी की तरफ चला जाता वो वापस नहीं आता। उसको वहाँ से भगाने की गांव वालों ने बहुत कोशिश की। ओझा, तांत्रिक वांत्रिक सब विफल हो गए उसके सामने। वो बहुत शक्तिशाली डायन थी। एक दिन की बात है, मेरे दादाजी को एक विवाह समारोह के लिए निमंत्रण मिला था। वो विवाह किसी दूसरे गांव में था, इसलिए तड़के उठकर हमें निकलना पड़ा, क्योंकि उस ज़माने में बैलगाड़ी के अलावा कोई साधन नहीं होता था। दूसरे गांव या कहीं भी या तो बैलगाड़ी या फिर पैदल ही जाया जाता था। मेरी बुआ, जो उस वक्त 7 साल की थी, अपने पापा यानी मेरे दादी से जिद कर गए उनके साथ चली गईं। जब वो लोग दूसरे गांव पहुंचे तो दोपहर हो चुकी थी। उनको सम्मानपूर्वक भोजन करवाया गया। फिर शाम 5 बजे विवाह विधि संपन्न हुई। परिचितों ने आग्रह किए कि छोटी बच्ची है साथ में, इसलिए अभी ना जाकर कल तड़के चले जाना वापस अपने घर। लेकिन दादाजी को अपने खेतों में ज़रूरी काम करना था, इसलिए वो रुके नहीं। तो परिचितों ने उनके घर और उनके लिए मिठाई और भोजन डिब्बों में भरकर दे दिए। दोनों बाप बेटी फिर से अपनी बैलगाड़ी में बैठे और चल दिए अपने घर की ओर। चलते चलते उन्हें रात हो गई और करीब 11 बजे रात को वो लोग गांव के पास वाली पहाड़ी तक पहुंचे। उन्होंने बैलगाड़ी में रखी लालटेन जला रखी थी और छोटी सी बुआ जी तो सो गई थी। इतने में सामने लाल साड़ी पहने एक महिला आ गई। उसने बहुत सारे आभूषण पहने थे। रोते हुए बोली, भैया, मैं अपने पति से बिछड़कर रास्ता भूलकर यहाँ अंधेरे जंगल में फंस गई हूँ। मेरे पति मुझे मायके में लिवाने आए थे। प्रतापपुर मेरा गांव है, पर रास्ते में उनको पेट खराब हुआ तो उन्होंने मुझे एक जगह बिठाकर बोले कि थोड़ी देर में आता हूँ, पर 2 घंटे बीत गए, वो नहीं आए हैं। मैं उनको ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गई। आपकी बैलगाड़ी की आवाज़ ने मुझे हौसला दिया कि आखिर कोई है जो मुझे इस भयानक जंगल से निकालेगा। भैया जी, मुझे अपनी बैलगाड़ी में बिठा लीजिए, आज रात के लिए अपने घर में शरण दे दीजिए। जब उसने रोते हुए ऐसा कहा तो दादाजी पिघल गए और उसे अपनी बैलगाड़ी में बिठा लिया। जब वो लोग गांव के निकट पहुंचे तो दादाजी ने उससे कुछ बात करने के लिए पीछे देखा तो वो कांप गए। पीछे तो कोई भी नहीं था, ना वो औरत और ना सोती हुई बुआ जी। उन्होंने कई बार पुकारा, कोई आवाज़ नहीं मिला तो दादाजी फ़ौरन गाड़ी से उतरे और लालटेन लेकर जंगल में अपनी बच्ची को ढूंढने निकले। उन्होंने कई बार आवाज़ लगाई, छोटी छोटी, कहाँ हो तुम? सुनो, देखो, बाबा के पास आ जाओ। पर कोई प्रयत्न ना मिलने पर वो बेटी को ढूंढते हुए उस पहाड़ी के पास पहुंच गए। वहाँ उनको पहाड़ी के नीचे एक छोटी सी गुफानुमा जगह से रोशनी आती दिखाई दी। वो चुपके से उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। थोड़ी दूरी पर थे जब उन्होंने लालटेन बुझा दी और दबे कदमों से उस गुफानुमा जगह तक पहुंचकर अंदर जाके तो डर से थर्रा गए। अंदर वो लाल साड़ी वाली औरत, जो भी अपने असली रूप में थी, बहुत ही भयानक थी। लंबे बाल, दांत किसी खतरनाक जानवर जैसे लंबे और नुकीले, लाल आंखों से जैसे अंगार बरस रहे हों। वो बैठी थी, अपने सामने आग जलाए, कुछ मंत्र पढ़कर आग में काली सी पाउडर फेंक रही थी। उसके पास एक बहुत धारदार बड़ा चाकू था। उस पर लाल सिंदूर और नींबू के टुकड़े बिखरे थे। उस चुड़ैल के हाथ में एक इंसानी खोपड़ी थी जो आकार से किसी बच्चे की लग रही थी। आग के उस तरफ हाथ पैर और मुंह बंधे हुए बेहोशी की हालत में छोटी बुआ पड़ी थी। दादाजी ने अंदर चारों तरफ नज़र घुमाई। अंदर एक कोने में एक छोटे बच्चे के छोटे छोटे कंकाल पड़े थे। उन सब के सर गायब थे और दूसरी तरफ एक बड़ी सी पत्थर की मूर्ति, जो शायद चुड़ैलों के देवता की थी, जिस पर खून ही खून जमा होकर वो मूर्ति लाल हो गई थी और उस सूख चुके खून ने मूर्ति को लाल कर रखा था। और उसके पास ही छोटे छोटे बच्चों की मूर्तियाँ पड़ी हुई थी, जिन पर हल्दी, सिंदूर और टचोनी नींबू पड़े हुए थे। हे ईश्वर, दादाजी ने बुदबुदाया। इतना खौफनाक नज़ारा था कि अगर कोई कमज़ोर इंसान वाला होता, जिसका दिल कमज़ोर है, उसकी तो रूह कांप जाती। अचानक वो चुड़ैल उठी
और बेहोश पड़ी हुई बुआ के ऊपर कोई मंत्र पढ़कर लाल सिंदूर कुमकुम फूंक रही थी। उसके सर के ऊपर नींबू काट कर आग में जला रही थी। दादाजी से अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अनजान आशंका से उनका मन बैठा जा रहा था। उन्होंने कुछ हो जाए उससे पहले ही आओ देखी ना ताओ तुरंत अंदर गए। उस चुड़ैल के पीठ की तरफ थे। उन्होंने फौरन जमीन पर पड़ा धारदार बड़ा सा छुरा उठाया और एक झटके में चुड़ैल के लंबे बालों को एक मुट्ठी में भरकर एक झटके में काट दिए और जलती आग में फेंक दिए। बस फिर क्या, वो चुड़ैल जोर जोर से चीखती हुई वहाँ से गायब हो गई। उसकी सारी शक्तियाँ उसके बालों में होती है और बाल काटने से समाप्त हो गई थी। उसकी सारी शक्तियाँ अब आग में सम्मिलित हो गई थी। उस खून सैनी मूर्ति ने अचानक आग लगी। दादाजी ने फौरन अपनी बच्ची को गोद में उठाया और भाग लिया वहाँ से। बाहर आकर उन्होंने लालटेन जलाई और बैलगाड़ी की तरफ बढ़े ही थे कि उस गुफा में विस्फोट हुआ। आग की लपटें चारों तरफ फैल गईं। दादाजी फौरन बच्ची को बैलगाड़ी में लिटाकर गाड़ी लेकर अपने गांव की ओर बढ़े। गांव पहुंचकर उन्होंने गांव के मुखिया जी के घर सब बात बताई। अगले दिन सारे गांव वाले मिलकर दादाजी ने जैसी जगह बताई थी उस गुफा की तरफ जा रहे थे, लेकिन वहाँ कोई गुफा नहीं थी और वही जमीन पर पड़े पत्थर खून से लिखा था, मैं वापस आऊँगी बदला लेने। फिर सब लोग वहाँ से वापस घर चले गए। कुछ दिनों बाद दादाजी का सत्कार किया गया उस चुड़ैल के आतंक से गांव को छुड़ाने के लिए। लेकिन आज भी उस पहाड़ी की तरफ शाम ढलने के बाद कोई नहीं जाता, क्योंकि हर रात को पहाड़ों से उस चुड़ैल के चीखने की आवाज़ आती है। ये जो मोहित की घटना है, ये उसके छात्रावास के जीवन के दौरान हुई थी। ये घटना मेरे हॉस्टल जीवन की है। भले ही इतने साल बीत गए हों, लेकिन उस घटना को आज तक मैं भूल नहीं पाया। उस दिन मुझे सुनकर हर कोई अचंभित था, लेकिन मैंने जो देखा वो सच था। मैं एक प्राइवेट छात्रावास में रहकर डिग्री कर रहा था। मेरे पिता ने मुझे उस हॉस्टल में रखा क्योंकि वह हॉस्टल कॉलेज के पास था। कुछ दिनों बाद हर कोई मेरा दोस्त बन गया। सभी लोगों में से मयंक चटर्जी मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। वो कोलकाता का रहने वाला था। हम दोनों एक साथ एक ही कमरे में रहते थे। एक दिन मयंक को घर से एक फ़ोन आया। उनकी बड़ी बहन की शादी तय हो गई है और उसकी माँ ने कहा कि उसे घर आना है। उस दिन मयंक बहुत खुश था। मयंक ने अपनी बड़ी बहन की शादी में भाग लेने के लिए हम सभी को कोलकाता आमंत्रित किया। कुछ दिनों बाद प्रिंसिपल को अपनी बहन की शादी के बारे में बताने के बाद मयंक उस दिन 10 दिनों के लिए कलकत्ता चला गया। लेकिन हमने उसकी बहन से काफ़ी माफ़ी मांगी शादी में शामिल ना होने के लिए, पर उसे मुझ पर विश्वास था क्योंकि वह जानता था कि कोई जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन मैं ज़रूर जाऊंगा। मैंने उससे वादा किया था कि मैं भी जाऊंगा शादी में, लेकिन मैं बहुत परेशान था क्योंकि मैं नहीं गया था। इस वजह से मयंक मेरे ऊपर थोड़ा गुस्सा था। मुझे लगा कि जब मयंक हॉस्टल में आएगा तो मैं उसका विश्वास फिर से जीत लूँगा। मयंक को 10 से 15 दिनों के भीतर छात्रावास लौटना था, लेकिन वह हॉस्टल नहीं आया। मैंने उसे फ़ोन किया, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। मुझे लगा कि वह मुझसे नाराज़ है और उसने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। लगभग 20 दिन हो गए। एक रात मैं हॉस्टल की बालकनी पर टहल रहा था। मैं अक्सर हॉस्टल में देर से सोता हूँ। मैं सो नहीं सका क्योंकि बहुत गर्मी थी उस दिन। बालकनी पर इधर उधर चलते समय मैंने अचानक ध्यान किया कि कोई बालकनी के अंत में पोल के पास खड़ा हुआ मुझे देख रहा है। मैं थोड़ी दूर खड़ा था। मैं स्पष्ट रूप से देख नहीं पा रहा था, लेकिन मुझे लगा कि वो मयंक है क्योंकि उसका शरीर मयंक की तरह था। वो अपने पीठ को मेरी तरफ करके खड़ा था, इसलिए मैं उसका चेहरा नहीं देख सकता था। मुझे लगा कि मयंक उस दिन हॉस्टल को लेट आया था, पर वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आया। शायद वो अभी भी थोड़ा गुस्सा था मुझसे। मैंने उसे ज़ोर से पुकारा, उसका नाम लेकर, मयंक, लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैं ऐसे ही चीखता गया। मैंने कई बार उसे पुकारा, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया।
लेकिन जैसे ही मैंने आगे बढ़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैं काफ़ी हैरान था। अभी तो मयंक आया था। मुझे लगा कि ये एक नाटक था जो मुझे परेशान करने के लिए था, इसलिए मैं कमरे में वापस आ गया। मुझे नहीं पता था कि मैं उसके बाद कब सो गया। सुबह करीब 3 बजे की बात है। जब मैं पानी पीने के लिए उठा तब मैंने मयंक को बिस्तर पर लेटे हुए देखा। मयंक बिस्तर पर सोया हुआ था। फिर मैं उसे बिना बुलाए पानी पी के सो गया, ये सोचकर कि मैं उससे सुबह बात कर लूँगा। अगली सुबह मयंक का परिवार आया हुआ था। जब दरवाज़ा खटखटाया तो मेरी नींद खुल गई और देखा मयंक के घर के लोग मेरे सामने खड़े थे। मैंने उनसे कहा कि मयंक अभी कमरे में नहीं है, कुछ मिनट रुकिए, वह आ जाएगा। वे आश्चर्यजनक होकर मुझे घूर रहे थे, मेरी बात सुन रहे थे। उसकी माँ रो रही थी और मुझसे कह रही थी, मयंक हॉस्टल कैसे आएगा? शादी के 2 दिन बाद मयंक का एक्सीडेंट हो गया था और और उसी घटनास्थल पर मयंक की मृत्यु हो गई। हम हॉस्टल से सब कुछ लेने आए हैं उसका। जब मैंने उनसे सब सुना तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी। कल रात को मैंने किसे देखा था? मयंक का भूत। मयंक को वह हॉस्टल बहुत पसंद था, इसलिए उन्होंने अपनी मृत्यु के बाद भी छात्रावास नहीं छोड़ा। लेकिन उस घटना के बाद मैंने ज़रूर वो छात्रावास छोड़ दिया और इस घटना को मैं कभी अपने जहन से नहीं निकाल पाया। मंजू जब से शहर आया था बहुत बदल गया था। छोटे से गांव से आया एक सीधा साधा युवक मंजू, वहाँ के सामान्य गिरिजा पंडित जी की पहली औलाद, बड़े सपनों के साथ पाल पोस के शहर भेजा था। पर अब उसे कोई देखे तो पहचान भी ना सके। उसकी वेशभूषा ही नहीं बल्कि रंग ढंग, बोलचाल, यहाँ तक कि उसने अपना नाम ही बदल डाला था। लोग उसे अब मैंडी के नाम से बुलाते थे। कॉलेज के कुछ बदमाश लड़कों के ग्रुप का नेता था वो। कहीं किसी को पीटना हो, छेड़छाड़ करनी हो, सबसे आगे रहता था। लड़कियों के आगे इतना भोला बन जाता था कि वो उसके जाल में फंस जाती थी। अभी उनके बॉयज़ हॉस्टल के सामने गर्ल्स हॉस्टल में कोई लड़की आई थी। रीना नाम था उसका। उसके दोस्तों ने मैंडी को चुनौती दे रखी थी इसे पटाके दिखाने की। पहले पहल मैंडी ने ध्यान न दिया। फिर एक दिन उसने रीना की फ़ोटो देखी। कितनी खूबसूरत लड़की थी। गोरा दूधिया रंग, कमर तक लहराते रेशमी सिल्की बाल, बड़े बड़े कजरारे नैन। वो अब पलक उसे देखता ही रह गया। अब तो उसके मन में भी इच्छा जगी कि इस लड़की से तो दोस्ती करनी ही पड़ेगी, जिसे देखते ही पहली नज़र में उससे प्यार हो गया था उसे। मैंडी सुबह शाम गर्ल्स हॉस्टल के चक्कर लगाता, पर वो उस लड़की को फिर भी कभी साक्षात ना देख पाया। फिर किसी दोस्त ने बताया कि वो सामने वाले राधे रानी पार्क में सुबह शाम जॉगिंग के लिए जाती है। मैंडी को उससे मिलने की बहुत बेताबी थी। पहुंच गया सुबह वहाँ। जैसे तस्वीर में थी उससे कई ज़्यादा खूबसूरत थी वो। मैंडी उसके आसपास मंडराता रहा। उसने आग उठा के भी उसे ना देखा। बहुत परेशान उठा था वो। ये कैसी लड़की है? शायद पहली है जो उसके जाल में फंसने से बच रही थी। इसने तो आग उठा के भी देखा ही नहीं मुझे। ऐसे कैसे? मैंडी के अहम को बहुत चोट पहुंची थी इस बात से। वो चिड़चिड़ाने लगा था। अब बात बात में खूंखार उठता। चाह के भी रीना की बेरुखी उसे सहन ना हो पाती। जितनी कोशिश करता उसे भुलाने की, वो और ज़्यादा दिमाग में आती। एक दिन हल्की शाम का धुंधला छाने लगा था और वो पार्क में घूम रहा था कि पीछे से किसी ने आवाज़ दी। इससे उसके बढ़ते कदम रुक गए। एक सुरीली मीठी सी आवाज़ उसे पुकार रही थी, हेलो मैंडी। वो पीछे मुड़ के देखने ही वाला था कि आवाज़ ने उसे रोक दिया। पीछे मुड़ के मत देखना, मैं वही हूँ जिसको बहुत दिनों से तुम पाना चाह रहे थे। बेसख्त वो बोला,
रीना, रीना हो तुम? वो सुरीली आवाज़ में हंसी। क्या बात है, दाद देनी पड़ेगी तुम्हें, लेकिन ध्यान रखना कभी पीछे मुड़ के मत देखना मुझे। तो आप मेरे बराबर में आ जाइए ना, मैंडी ने अनुनय की। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो बोली। क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? वो दबे स्वर में बोला। इतना बोलने वाले मुझे पसंद नहीं। पीछे से आवाज़ का सुरीलापन कम होता जा रहा था। हाँ, नहीं, पीछे मना किया ना, बार बार चेतावनी नहीं दूंगी। अचानक मैंडी को कोई मजबूत हाथ अपनी गर्दन पर महसूस हुआ। छोड़ें, वो गिड़गिड़ाते उठा। हाथों की पकड़ धीमी हो गई। मैंडी बहुत डर गया था। गहरी गहरी सांस लेता वो आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर जाने पर उसे लगा कि अब उसके साथ शायद कोई नहीं था, लेकिन पीछे देखने को मना था, इसलिए वो सीधा कमरे पर जाकर बिस्तर पर औंधा गिर गया। मैंडी बहुत डर गया था उस दिन। कुछ दिनों वो पार्क नहीं गया। मन में एक बेचैनी थी कि ये रीना ही थी या कोई और थी। हिम्मत बटोरकर आज फिर वहीं चल दिया। पार्क में आज रीना दिखाई नहीं दी थी। वो निराश भी था और रिलैक्स भी। चलो जान छूटी, अभी सोच ही रहा था कि पीछे से चिरपरिचित आवाज़ आई। आज बहुत दिन बाद आए, तबीयत ठीक है तुम्हारी? शाबाश, पीछे नहीं देखना, समझदार हो गए हो, वो बोली। बीमार था, मैंडी कांपती आवाज़ में बोला। अरे डरो मत, मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ। चलो तुम्हें अपनी शक्ल दिखाती हूँ आज। अपनी नाक की सीध में चलते रहो, जब मैं कहूँगी तब रुक जाना। मैंडी यंत्रवत चलता रहा। सामने एक झील थी, वो आगे आवाज़ पीछे। थोड़ी देर में झील के पानी में एक छवि उभरी, एक सुंदर लड़की की। वो रीना जैसी ही दिखती थी। मैंडी गौर से उसे देखता रहा। अचानक उसकी निगाह उसके पैरों तक पहुंची और वो चक्कर खाकर गिरने को हुआ। उस लड़की के उल्टे पैर थे। तो क्या ये लड़की नहीं चुड़ैल है या कोई डायन? भगवान, ये मैं किसके चक्कर में पड़ गया? मैंडी पत्ते की तरह सिर उठा था। क्या सोच रहे हो मैंडी? वो हंसते हुए बोली। कुछ नहीं, वो हकलाया। अब लौट चलें? अरे इतनी जल्दी नहीं, अभी तो मिले हैं। शक्ल अच्छी लगी क्या मेरी? वो बोली। नहीं नहीं, मैंडी ने कहा। वो ठहाका लगा के हंसने लगी। मैंडी अब बुरी तरह उसके जाल में फंस चुका था। उसे समझ ना आता कि क्या करे। बीमार, डरा हुआ रहने लगा हर वक्त। उसके दोस्त परेशान थे कि इसे क्या हो रहा है आजकल। एक दिन सोते हुए वो कुछ बड़बड़ा रहा था और उसके प्रिय मित्र ने सुना। वो रोते हुए रीना से खुद को छोड़ने की गुहार लगा रहा था। उसने अगले ही दिन मैंडी के पिताजी को टेलीफोन पर सूचित किया कि मैंडी किसी आत्मा के चक्कर में फंस गया है, आप उसे संभालें आकर। अगले हफ्ते अपने पिता को अचानक आया देखकर मैंडी को बहुत सुखद आश्चर्य हुआ। वो उनसे लिपट के फूट फूट के रोने लगा। उसने कहा, पिताजी मुझे बचा लो पिताजी, आइंदा कोई गलत काम नहीं करूँगा, मैं वादा करता हूँ आपसे। उसके पिता ने सारी बात सुनी, अपने मित्रों से इस बारे में परामर्श किया और मैंडी को सारी योजना समझाई। योजना अनुसार मैंडी सुबह जल्दी ही पार्क पहुंच गया। थोड़ी देर में वो आवाज़ आई और वो लड़की उससे बातें करने लगी। आज फिर उसने मैंडी को सीधे अपने बताए रास्ते पर चलने को कहा। मैंडी चुपचाप चलता रहा। वो दोनों एक विरार खंडर तक पहुंच गए। हवा की सनसनाहट, सूखे पत्तों की चिरचिराहट उस जगह को डरावना बना रही थी। कुछ चमगादड़ उड़कर मैंडी के कान के पास से तीर की तरह वहाँ से निकल गए। वो डर गया। वो लड़की उसे उस वीराने में लाकर पटकने वाली थी कि मैंडी फुर्ती से पीछे मुड़ा और असावधानी में वो लड़की उसे कुछ ना कर पाई। मामला समझ आते ही वो गुर्राई, तुम पीछे कैसे मुड़े? मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। इतने में ही उस चुड़ैल बनी लड़की को मैंडी के पिता और कई पुलिस वालों ने घेर लिया।
इस प्रत्याशित हमले के लिए वो तैयार ना थी। पुलिस को उसने बताया कि उसके पिता गरीब थे, ठेला लगाते थे। एक बार किन्हीं रसूखदारों ने उनसे उनका ठेला छीन लिया, उन्हें मार डाला। तब उनका परिवार भूखे मरने लगा और तब से उसने उल्टे पैर लगाकर चुड़ैलपन लोगों को लूटना शुरू किया। वो मानव अंगों की तस्करी भी करती थी। तो उसके बताने से समाज के कई इज्जतदार लोगों के नाम भी सामने आए। मैंडी ने अब तौबा कर ली थी कि पढ़ने आया था शहर, बस पढ़ूंगा, बाकी फ़ने खान नहीं बनूंगा अब।